हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, लेटेस्ट रिपोर्ट की माने जो न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में और जो नेशनल मीडिया हमारे इंडिया की मीडिया है, उसमें भी जो रिपोर्ट आ रही है उनकी माने तो रसिया ने यूक्रेन पर अटैक स्टार्ट कर दिया है। और यूक्रेन पर ये जो इन्वेजन है दोस्तों, ये सुबह के टाइम शुरू हुआ, सुबह 8 बजे के आसपास शुरू हुआ, जब जो व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने एक प्रेस नोट में रिलीज़ किया कि यूक्रेनियन टेरिटरी में रशियन फोर्सेस घुस चुकी हैं, रसिया ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया यूक्रेन पे। बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये इन्वेजन है ये एक पार्ट से हुआ जो रसिया के कंट्रोल में है अभी, जिसका नाम है क्रीमिया पेनिनसुला। क्रीमिया को छीना था रसिया ने यूक्रेन से 2014 में। आपको पता है उस टाइम पर भी रसिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे वेस्ट के तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और इसके अलाइज के तरफ से। तो इस बार जो ये अटैक है ये उसी एरिया से शुरू हुआ है जिसको छीना था रसिया ने 2014 में यूक्रेन से, क्रीमिया पेनिनसुला। आप देख सकते हैं ये ब्लैक सी है और इस ब्लैक सी में एक पेनिनसुला है जिसका नाम है क्रीमिया पेनिनसुला। इसी पेनिनसुला से यूक्रेनियन टेरिटरी में रशियन फोर्सेस ने घुसपैठ किया है। ये जानकारी रशियन प्रेसिडेंट ने सुबह 8 बजे के आसपास दिया। तो जब से ही यूएनएससी की, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है दोस्तों, और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला बहुत ही बिगड़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बातें कर रहे हैं। मैंने अभी बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स को चेक किया और बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके मतलब ब्लॉग्स को चेक किया। उसमें बताया जा रहा है कि दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कहीं ये छोटा सा इन्वेजन एक नए वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। आपको पता है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, दुनिया देख चुकी है कि कितना प्रलय आया था और किस तरह का हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ था जब अमेरिका ने नागासाकी और जो हिरोशिमा दोनों पर बम गिराए थे। लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम था उसको गिराया गया था, तो उसका जो विध्वंस था दोस्तों, दुनिया ने देखा था कि हुआ क्या था। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो वर्ल्ड वॉर होगा उससे दुनिया भी नष्ट हो सकती है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और जो एक्सपर्ट है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो छोटा सा अटैक है, जो छोटा सा इन्वेजन है रसिया का यूक्रेन पर, ये एक नए वर्ल्ड वॉर में हो सकता है। और बहुत सारे जो वर्ल्ड के देश हैं उनको, जो अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो बाईपोलर में कन्वर्ट हो जाए, एक ग्रुप बन जाए रसिया का और एक वेस्टर्न पावर का। तो दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन पर जो अटैक किया गया है रसिया द्वारा, वो सिर्फ अटैक यूक्रेन पर नहीं किया गया है, वो सीधा का सीधा चैलेंज है नेटो को। आपको पता है कि जो इस टाइम हेल्प कर रही हैं, जो हथियार प्रोवाइड कर रही हैं और जो जो भी इकोनॉमिक हेल्प दिया जा रहा है यूक्रेन को, वो किसके तरफ से दिया जा रहा है? वेस्ट के तरफ से। मैं यहाँ पर वेस्ट कहने का मतलब है सीधा सीधा अमेरिका, अमेरिका यानी वेस्ट, वेस्टर्न अलाइज और अमेरिका, इनकी तरफ से जो हेल्प दी जा रही है और जो पूरा पूरा साथ दिया जा रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन को जो ये हेल्प कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेटो है ये दुनिया का, अर्थ का अभी तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। और इनका जो जो सबसे मेन एजेंडा है वो ये है कि अगर कोई नेटो कंट्रीज पर अटैक करता है तो वो अटैक सभी नेटो मेंबर पर अटैक माना जाएगा। यानी लेकिन यहाँ पर कैच ये है दोस्तों कि अभी तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बना है। यही कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बना लिया जाए। उसी का ये परिणाम है, उसी का ये जवाब है रसिया का, मतलब वेस्ट को ये जवाब है कि अब बस करो, तुम अपना एक्सपेंशन रोक दो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। और रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत ही हार्ड वर्ड में, कठोर शब्दों में ये कहा है कि जो ये अटैक किया गया है, अगर बीच में कोई आया तो इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे। तो इसलिए देखा जा रहा है दोस्तों कि दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर की तरफ मूव कर रही है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ एक छोटा सा आपको यहाँ पर संक्षिप्त में, ब्रीफ में यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये लड़ाई है दोस्तों, ये सिर्फ सिर्फ शुरू हुई है नेटो के एक्सपेंशन से। आपको बताना चाहता हूँ जो नेटो वर्ल्ड, ये कोल्ड वॉर से पहले का एक अलाइज है। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, छोटा सा ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है ये पूरी कहानी पीछे की। अब देखिए, हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हिस्ट्री को देखना पड़ता है। यानी कि प्रेजेंट को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ था। ये जो प्रेजेंट का आप देख रही है अटैक रसिया का यूक्रेन पर, ये अटैक आज का नहीं है दोस्तों। इसके पीछे जो मतलब पास्ट में जो कुछ घटनाएं घटित है वो जिम्मेदार है। जैसे पहली घटना क्या है? पहली घटना ये है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम से ही यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, यूक्रेन था वो सोवियत कॉलोनी था, और आपको पता है कि जो रसिया है वो जो सोवियत यूनियन है उसका कंटेंडर था, उसका जो लीडर था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो सबसे बड़ा कंट्री उस टाइम रसिया था, तो रसिया को यूएनएससी की सीट मिली। और उसी टाइम जो मतलब सोवियत यूनियन से टूटकर यूक्रेन बना था। लेकिन यूक्रेन दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये धीरे धीरे करीब होता गया किसके? वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका, वेस्ट,
यूके, फ्रांस, जर्मनी इनके करीब होता गया। तो वहीं से सीधी लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन और रसिया की। तो आपको बता दूं कि इस लड़ाई का जो क्लाइमैक्स है दोस्तों अभी तक पहुंचा नहीं है। बहुत सारे इसमें परिणाम आ चुके हैं। पहला परिणाम 2014 में सबसे बिग परिणाम, बड़ा परिणाम ये आया जब रसिया ने क्रीमिया को कब्जा लिया, मतलब क्रीमिया पर अटैक करके उसको अपने हिस्से में अपने पास ले लिया और जो भी यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनको खदेड़ दिया क्रीमिया से। तो वेस्ट ने क्या किया था, मतलब जो अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने रसिया पे सैंक्शन लगाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों उस सैंक्शन का कुछ परिणाम आया। इस बार भी बहुत सारे सैंक्शन अब तक रसिया पर लगाया जा चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रसिया पर कोई इसका मतलब प्रभाव पड़ने वाला है। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको पता है कि रसिया का एक अलाई है चाइना। तो जो रसिया का जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, जब सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो चाइना के साथ होता है। और अगर मान लीजिए कि कोई सैंक्शन लगा भी दिया जाए इस पे रसिया पे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रसिया के पास इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पर्याप्त मात्रा में है कि रसिया ऐसे शॉक्स को झेल सकता है। तो ये थी बात, सिंपल सी कहानी कि क्या हुआ था पीछे। ये कोल्ड वॉर का परिणाम है दोस्तों। उसके बाद अब आते हैं नेटो पर। नेटो ने क्या किया, ये कोल्ड वॉर से पहले का मिलिट्री अलायंस है। आपको पता होगा कि जो वर्सो पैक्ट, अगर आपने मतलब इंटरनेशनल आप न्यूज़ देखते हो, इंटरनेशनल मुद्दों की जानकारी है, तो आपको पता होगा वर्सो पैक्ट हुआ था और एक वर्सो पैक्ट था, एक नेटो था। नेटो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुपिंग था और जो वर्सो पैक्ट था वो जो सोवियत यूनियन और उसके अलाइज थे उनके पैक्ट था। तो जब सोवियत यूनियन टूटा तो वर्सो पैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन नेटो बना रहा और धीरे धीरे उसने अपने मेंबरशिप को बढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे उसने मेंबर ऐड किए। पोलैंड जो पहले वर्सो पैक्ट का मेंबर था उसको भी इन्होंने मतलब नेटो ने अपने मेंबरशिप दे दी और अपने में मिला लिया। तो धीरे धीरे नेटो ने क्या शुरू किया दोस्तों, रसिया को घेरना शुरू किया। जो भी रसियन बॉर्डर पे जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न यूरोप के, उनको धीरे धीरे नेटो की मेंबरशिप देना शुरू किया नेटो ने। और आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि नेटो का जो जो क्या कहते हैं कि इसमें क्लॉज है दोस्तों कि अगर किसी कंट्री ने नेटो पर अटैक किया तो वो अटैक सभी नेटो मेंबर्स पर माना जाएगा। देख सकते हैं बहुत बड़ा मतलब ये बहुत हार्ड लाइनिंग है कि अगर किसी कंट्री ने एक भी नेटो मेंबर पर अटैक किया वो अटैक सभी मेंबर पर माना जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी कंट्री ने किसी एक नेटो मेंबर पर अटैक किया, कभी कुछ कर दिया, लड़ाई हो गई, तो सभी मिलकर उस कंट्री पर अटैक कर देंगे और उसको मतलब उसको बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। इसी का डर सताता रहा रसिया को। और रसिया आपको पता है इसकी भी एक इंटरनेशनल इमेज है, अपने इमेज को बनाए रखना चाहता है। जो अपनी हेजोमनी है, जो अपना जो इसका पावर है वो बनाए रखना चाहता है अपने आसपास के एरिया में। कहीं ऐसा ना हो कि नेटो ने इसको पूरी तरीके से घेर लिया तो रसिया का जो भी वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब रीजंस है दोस्तों कि रसिया अपने ऑटोनॉमी को, अपने हेजोमनी को, अपने पावर को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए रसिया ने ये जो यूक्रेन पर अटैक है ये शुरू किया। आपको पता है कि बहुत दिनों से, मतलब मैं बताऊं तो मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने अगर कोई और न्यूज़ देखा होगा तो बहुत लंबे दौर की वार्ता चल रही थी। कभी मैक्रोन इमैनुअल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो कभी मीटिंग कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, कभी जेलेंस्की के साथ, जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के उनके साथ। और मतलब जो अभी नए नए जो चांसलर बने हैं जर्मनी के, उनके साथ भी बहुत सारी मीटिंग हो रही है। जेलेंस्की की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और व्लादिमीर पुतिन की भी बहुत सारी मीटिंग हुई। और बहुत सारे जो इनके मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी आपस में मीटिंग की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। यहाँ तक कि यूएनएससी की मीटिंग भी आ गई। मैं बताना चाहता हूँ इंडिया का क्या स्टैंड है दोस्तों। इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया ने एक मतलब बैलेंस अप्रोच रखा है। आपको पता है कि हम रसिया के भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इंडिया फ्रेंड है। हमारे जो भी मिलिट्री हार्डवेयर है वो सारे रसियन मतलब ओरिजिन के हैं। हमारी जो मिलिट्री डिपेंडेंस है वो रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो हम एक बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहे हैं। ना ही हमने रसिया को कोई मतलब कठोर शब्दों में निंदा की, ना ही हमने वेस्ट का भी साथ नहीं दिया है। बिल्कुल भी हमने एक बैलेंस अप्रोच रखा है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा अप्रोच रखा है दोस्तों। और जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएनएससी में, टीएस त्रिमूर्ति जी, उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है इंडिया को। और बहुत ही अच्छा जो मतलब कहूँगा कि एक अच्छा सेटअप तैयार किया है इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का। और इसमें इंडिया अभी प्रो कंडीशन में है, विन विन सिचुएशन में है। हमने किसी को भी हेल्प नहीं किया, हमने सीधा कहा है कि इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए और सॉल्यूशन इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है
यूएनएससी की जो गाइडलाइंस है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कुल मिला के इंडिया ने एक बैलेंस अप्रोच रखा है। तो ये था इंडिया का स्टैंड दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है जो ये इन्वेजन है, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली क्या था कि क्रीमिया पर जब अटैक किया गया था, तो क्रीमिया क्या था, वो थोड़ा अलग भी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी का पार्ट है। लेकिन अब सीधा का सीधा इन्वेजन जो है यूक्रेन के अंदर, जो मेन लैंड है उसके अंदर ये जो इन्वेजन है स्टार्ट किया गया है। बता दूं कि जो जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने मतलब जानकारी दी है, प्रेस नोट में रिलीज में बोला है कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन सिटीज़ हैं और जो यहाँ की राजधानी है कीव, वहाँ पर अटैक की खबरें आ रही है। देख सकते हैं आप, देखिए मैं यहाँ पर आपको टाइमलाइन दिखाता हूँ। टाइमलाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रशियन प्रेसिडेंट है ये बता रहे हैं कि हमने क्या कहते हैं कि जो वेस्ट है उसकी हेजमनी को कम करने के लिए, जो भी एडवर्सरी हैं, इनके एडवर्सरी कौन है, वेस्ट यानी अमेरिका और वेस्टर्न अलाइज, उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। ये न्यूज़ आई थी 9:48 पर। उससे पहले इंडिया ने इमीडिएट डीस्केलेशन के लिए मांग किया था और बोला था कि जो भी फोर्सेस आमने सामने खड़ी है उनको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही 9:43 पर, मतलब उससे पहले 9:43 पर ये ट्वीट करके ये जानकारी दिया गया स्पेक्ट्रो इंडेक्स द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है एक्सप्लोजन हियर्ड इन क्यू। और ये मिरोपुल और क्यू जो सिटीज़ हैं यूक्रेन के, वहाँ पर जो एक्सप्लोजन है, जो धमाके हैं, उनकी मतलब आवाज़ें आ रही थी। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर धमाके हुए हैं दोस्तों। और ये धमाके रसिया की तरफ से, जो रसियन फोर्सेस है उन्होंने जो यूक्रेनियन टेरिटरी में घुसपैठ की है उसके द्वारा हुआ है। उसके बाद ये कि ये आप देख सकते हैं जो अम्बेसडर है रशियन फेडरेशन के, रसिया के जो एम्बेसडर हैं मतलब उसमें यूएनएससी में, उन्होंने भी क्या कहते हैं कि जानकारी दी है। ये ट्विटर पर एक जानकारी आई। फिर उसके बाद देख सकते हैं इसका सीधा का सीधा असर हुआ क्या किस पे, आपको पता है कि जो भी कोई वॉर होता है तो सीधा सीधा शेयर मार्केट पर इसका मतलब असर होता है। सेंसेक्स है जो, वो 200 पॉइंट नीचे गिर चुका है, निफ्टी भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उनका ट्वीट आया। लेकिन इससे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ किसका, जो बाइडन का। देख सकते हैं आप जो बाइडन का जो लेटेस्ट ट्वीट है दोस्तों, 2 घंटे पहले आया है। रसिया अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड डिस्क्लेशन destruction this attack will bring, and the United States and its ally and partner will respond in a united and decisive way. The world will hold Russia accountable. तो आप देख सकते हैं इस ट्वीट का मतलब ये है कि इनको भी पता चल चुका है कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन जी, इन्होंने भी ट्वीट करके बिल्कुल भी क्लियर शब्दों में बता दिया है। देख सकते हैं आप इनका ये जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ से ही ट्वीट करके बताया गया कि रसिया ने जो ये काम किया है, रसिया ने जो ये अटैक किया है, इसका जो जो मतलब परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा। ये आपस में मतलब अब बयानबाजी चल रही है। रशियन प्रेसिडेंट भी यही बोल रहे हैं कि अगर बीच में कोई आया तो मतलब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और मतलब बहुत ही ज़्यादा ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। और अब दौर शुरू होगा दोस्तों आपस में जो एलाइज है उनको इकट्ठा करने का। देख सकते हैं इन्होंने टेलीफोन कन्वर्सेशन किया है किसके साथ, तुर्की के साथ, रेचप तैयप एर्दोगन जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ। अब दौर शुरू होगा दोस्तों अलाइज इकट्ठा करने की। ऐसे में देखा जा रहा है कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि इंडिया अभी वर्ल्ड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, आपको पता है कि इस टाइम इंडिया यूएनएससी का एक नॉन परमानेंट मेंबर है। 2 साल की मेंबरशिप मिली है 2021-22 के लिए। तो रसिया एक यूएनएससी का मेंबर है। इसके पीछे ये अब अटकलें लगाई जा रही है कि इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है दोस्तों, और अभी यूएनएससी की मेंबरशिप भी है इंडिया के पास। तो अभी ये देखा जा रहा है कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा। लेकिन अभी हमारे जो जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन डिफेंस मिनिस्टर, उनके तरफ से कोई अभी बयान आया नहीं है। सिर्फ हमारी जो नेशनल मीडिया है उनके तरफ से बयान आया है कि ये डिस्कलेशन ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो ये लड़ाई है कहीं वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये यूक्रेन और रसिया की लड़ाई नहीं है दोस्तों। ये लड़ाई है सीधा सीधा नेटो और रसिया की। नेटो के पास बहुत ज़्यादा पावर है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन रसिया भी कम नहीं है। आपको पता है रसिया भले ही इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन मिलिटरीली तो ये इतना स्ट्रांग है कि मतलब ये मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आप देख सकते हैं ये इमेज में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एरोप्लेन्स इकट्ठा हो रही हैं, कितने सारे फाइटर जेट इस एरिया में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इमीडिएट यूएनएससी की मीटिंग बुलाई गई। लेकिन मैं तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मतलब
यूएनएससी की मीटिंग मीटिंग तो मुझे मजाक लगती है, क्योंकि कोई आउटकम निकलता नहीं है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यूक्रेन यू आर नॉट अलोन, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन यही काम 2014 में किया गया था दोस्तों, जब यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था रसिया ने। मुझे लगता है कि जो ये इस बार अटैक किया गया है, कोई ना कोई एरिया छीन ही लेगा, लेकिन 2 एरिया तो पहले ही रसिया ने अपने कब्जे में कर लिए, जो डोनबास का एरिया है। आपको पता है इस टाइम डोनबास जो यूक्रेन का एरिया है वो किसके कंट्रोल में है? सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में है। और वो सेपरेटिस्ट कौन है? प्रो रसियन है, यानी प्रो रसियन फोर्सेस के कंट्रोल में है डोनबास एरिया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है रसिया का। नीचे ये क्रीमिया है, पहले ही क्रीमिया को छीन लिया है। डोनबास भी अब इसके कब्जे में आ गया। पूरा एजोव सी, ब्लैक सी पर एक्सेस पा लिया है रसिया ने। तो रसिया को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इसमें मतलब फ़ायदा पहुंचा है क्रीमिया को कब्जा करने से और डोनबास को कब्जा करने से। तो ये कुछ दोस्तों परिणाम थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आगे यही होगा कि कुछ मीटिंग चलेगी। आप ये देख सकते हैं सभी अब एंटोनियो गुतारेस जो यूएन के मतलब चीफ हैं, उन्होंने भी मतलब इस डिस्कलेशन को ख़त्म करने की मांग की है। लेकिन अब कुछ होगा नहीं, सब बयानबाजी चलेगी, लंबा दौर चलेगा, ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी। और जिसके पास ज़्यादा मतलब जिसके पास ज़्यादा एरिया होगा यानी जो मतलब अच्छे कंडीशन में होगा उसका फ़ायदा होगा। अच्छे कंडीशन इन द सेंस कि जो प्रो लेवल पे होगा उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी रसिया ने कोई कब्जा कर लिया, कोई एरिया अपने हिस्से में ले लिया, यानी कि वो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद पोजीशन में होगा। तो यही सब चलता रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको और ज़्यादा इससे रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ इस टॉपिक पे, और जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगे उन पर भी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।